चलिए अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन भारतीय भूगोल के अंतर्गत। तो इसके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे और बाद में इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो किसी भी राष्ट्र या राज्य या फिर संस्कृति की बात करें तो उसके विकास के लिए ऊर्जा संसाधनों का काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर भूमिका होती है और इसमें हम उसी के बारे में यहाँ पे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ऊर्जा स्रोतों का अगर बात करें, ऊर्जा क्या होती है वो तो आपको पता होगा। ऊर्जा स्रोतों के वर्गीकरण की अगर बात करें तो आपको ये देखने को मिलता है, जैसे ऊर्जा जो है प्रयोग के आधार पर भी देखने को मिलती है, उपलब्धता के आधार पर भी देखने को मिलती है। प्रयोग के आधार पर आपको परंपरागत ईंधन स्रोत देखने को मिलते हैं और उसके बाद गैर परंपरागत ईंधन स्रोत देखने को मिलते हैं। उपलब्धता के आधार पर अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसके अलावा जो है नवीनीकरणीय है और अनवीनीकरणीय है। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अगर बात करूं मैं तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु प्राचीन काल से किया जा रहा है उनको बोला जाता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसे कि कोयला है, खनिज है, पेट्रोल है, चारकोल, सूखा गोबर, प्राकृतिक गैस आदि यहाँ देखने को मिलते हैं। परंतु वहीं बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की, तो ऐसे स्रोत जिनका प्रयोग पिछले कुछ ही दशकों से परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दबाव कम करने के लिए किया जा रहा है, जिन्हें बोला जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा है, समुद्र तापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देख सकते हैं। उपलब्धता के आधार पर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो ऊर्जा के नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता है। जैसे हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा देखने को मिलता है। पर वहीं बात करें अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनकी उपलब्धता सीमित होती है एवं जिनका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। इन ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हम देखें तो परमाणु ऊर्जा देखने को मिलती है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। फिर ताप विद्युत की अगर बात करें तो ताप विद्युत हम देख सकते हैं, कोयला, डीजल एवं प्राकृतिक गैस इसके द्वारा ऊर्जा जो उत्पन्न करने की जो प्रणाली है उसको तापीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि यह जो प्राकृतिक ऊर्जा है उसका सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। जिन स्थानों पर इस ऊर्जा से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उन्हें ताप विद्युत केंद्र कहते हैं। इसके साथ ही भारत में तापीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रबंधन, नियंत्रण आदि के उद्देश्य से 1975 में विश्व बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहयोग से एनटीपीसी, जिसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बोलते हैं, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसकी स्थापना की गई थी। फिर है परमाणु ऊर्जा की अगर बात करें तो परमाणु जो है खनिज जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि के उपयोग से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रणाली परमाणु ऊर्जा कहलाती है। इसके साथ ही जिन स्थानों में इस प्रणाली का मतलब इस प्रणाली से ऊर्जा उत्पादन होता है उन्हें परमाणु ऊर्जा केंद्र कहते हैं। भारत के अंतर्गत देखें सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कुडनकुलम तमिलनाडु के अंतर्गत है और पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से निर्मित जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो केगा यानी कि केगा के अंतर्गत कर्नाटक में हम देख सकते हैं, ये देखने को मिलता है। फिर जल ऊर्जा की अगर बात करें, जल एक चक्रीय संसाधन ही आपको पता होगा जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। प्रवाहित जल को जो है बीच में रोककर टरबाइन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से यानी टरबाइन टेक्नोलॉजी से इसका जो है जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। जिस स्थान पर इस प्रणाली का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत केंद्र कहते हैं। भारत के प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में देखने को मिलती है, सिंद्रापोंग, दार्जिलिंग, बंगाल में। ठीक है। इसके पश्चात दूसरे जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1909 में कावेरी नदी शिव समुद्रम नामक स्थान पर की गई। भारत में जल ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, जिसे एनएचपीसी बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। फिर सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो इस प्रणाली के अंतर्गत सौर विकिरण को सोलर फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से सौर विकिरण को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत में लगभग 300 दिन प्रत्यक्ष ऊर्जा के रूप में प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त होता है। अतः यहाँ सौर ऊर्जा के विकास की पूर्णतः संभावनाएं देखने को मिलती है। देश के प्रति वर्ग किलोमीटर में 20 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा मिशन 2022 की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करना है। राजस्थान के जोधपुर जिले में मथानिया गांव में सौर ऊर्जा ताप जो है केंद्र स्थापना की गई है। इसके अलावा पवन ऊर्जा की अगर बात करें तो ये पवन जो है हवा में गतिज ऊर्जा होती है जिसका उपयोग
पवन चक्की है यानी कि टरबाइन की सहायता से बिजली बनाने में सहायता या सिंचाई करने में इसकी सहायता की जाती है, जैसे कि गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, ये जो है पवन ऊर्जा के आदर्श क्षेत्र माने जाते हैं। पवन ऊर्जा के विकास के लिए चेन्नई में पवन ऊर्जा जो टेक्नोलॉजी है इसके केंद्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में स्थित है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। साथ ही हम देख सकते हैं भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में होता है। फिर ज्वारीय ऊर्जा की अगर बात करें तो अत्यधिक ज्वारीय विस्तार वाले तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय बल का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। सकरी खाड़ी के आर पार बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में जो है इस सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, भारत के जो है पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी तथा पूर्वी तट पर सुंदरबन डेल्टा वाले क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। समुद्र तापीय ऊर्जा की अगर बात करें तो समुद्र में जल की गहराई के अनुसार तापमान में भिन्नता पाई जाती है। OTEC ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जर ये पद्धति के द्वारा जो है समुद्र जल के विभिन्न स्तरों में ताप का जो अंतर होता है उसका उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में किया जाता है, तो इसी को हम समुद्र तापीय ऊर्जा बोलते हैं। फिर भूतापीय ऊर्जा की अगर बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से भाप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, भारत में सैकड़ों गर्म पानी के स्रोत है जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं हैं शुरू की गई है, एक हिमाचल प्रदेश में और दूसरी जो है लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद है जैव ऊर्जा बायोमास। जैव ऊर्जा या बायोमास इसको बोला जाता है। जैविक उत्पादों जैसे कि धान की भूसी, गन्ने की खाई, इसके बाद है इसके अलावा जो है शहरी कचरा, अपशिष्ट पदार्थ, इन सभी के माध्यम से ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहा जाता है। पंजाब के जलखेरी नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश के जो है धार जिले में धान की भूसी से जो है विद्युत उत्पादन हेतु संयंत्र लगाया गया है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं बायोगैस की अगर बात करें, जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी जो है तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपले, चारकोल इनकी जो है अपेक्षा अधिक होती है। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक तो ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो ये हमने कुछ ओवरव्यू देखे किसके संबंध में, हमने देखे ऊर्जा संसाधन के रूप में। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर्स की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और एक माह से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो एक माह से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। अब बात करते हैं इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन, कुछ विगत वर्षों में आए हुए आईएएस पीसीएस में, और कुछ मॉडल क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि आगामी पेपर के लिए आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे सही सुमेलित की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा इडुक्की ताप विद्युत केंद्र, बिल्कुल सही है। ये गलत है, इडुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं है, ये गलत है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना ये सही है, यानी कि दूसरा नंबर का सही है। इसके अलावा घाट प्रभा सिंचाई परियोजना ये भी सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना ये भी सही है, यानी कि पहला को छोड़कर 3 सही है। 2 3 4, 2 3 4 कहाँ देखने को मिलेंगे, ए में। 1 2 मतलब एक को छोड़कर 2 3 4 आपके सही हैं।
अब यहाँ देखें तो देखिए इडुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं है बल्कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ये आपको याद रखना है। और इडुक्की केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित है, ठीक है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत आपको देखने मिलेगा कोयला, ठीक है, कोयला इसका राइट आंसर है। और भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कोयला है। भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन में 59% योगदान इसका देखने को मिलता है। कोयले के पश्चात जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु शक्ति और तेल का स्थान आता है, ठीक है। और यह जो है परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का मतलब यहाँ पे जो है संसाधनों का योगदान कुल ऊर्जा उत्पादन में 17.6% देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। तो ये कहाँ पे है, ये जो है फरक्का, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। बाकी चीज़ भी आप देख सकते हैं, कोयला आधारित केंद्र आपको देखने मिलेंगे रिहंद उत्तर प्रदेश में, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको देखिए ये देखने को मिलेंगे 4, है ना। उसके बाद कर्नाटक में देख सकते हैं आप कुदगी, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, फिर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और बाकी चीज़ भी आप देख सकते हैं, गैस आधारित ताप विद्युत केंद्र भी आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेबेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण जो है किससे करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए इसका जो है तृतीयक कोयला से इसका जो है भरण किया जाता है नेबेली ताप विद्युत संयंत्र का। फिर जोड़ी यहाँ दी गई है, ठीक है, जोड़ी को मिलाना है। तो आप देख सकते हैं, देखिए बिजली घर है और दूसरा राज्य है। तो हम देखें कोटा गुदम, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है ये। रायचूर जो है, रायचूर आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, और मेटूर आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, और बनकबूरी आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से यहाँ अगर देखें तो हमको बी नंबर का राइट आंसर देखने को मिलेगा। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है। बोकारो आपको देखने को मिलेगा झारखंड के अंतर्गत, झारखंड इसका राइट आंसर है सी। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई। तो ये जो हुई है तारापुर, और तारापुर की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए तारापुर जो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में 1961 में भारत का पहला परमाणु केंद्र यूएसए के सहयोग से। फिर रावत भाटा कनाडा के सहयोग से 1972 में राजस्थान में, कलपक्कम रूस के सहयोग से 1984 तमिलनाडु में, नरोरा 1989 उत्तर प्रदेश में, काकरापार ये देखने को मिलेगा 1993 गुजरात में, केगा कर्नाटक में 1999 में, कोडनकुलम रूस के सहयोग से तमिलनाडु में, जैतपुर फ्रांस के सहयोग से महाराष्ट्र में, गोरखपुर हरियाणा में, केवड़ा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो ये कौन सा है, ये थोरियम है, ठीक है, थोरियम इसका राइट आंसर है बी। फिर जोड़ी दी गई है, जोड़ी आपको मिलाना है। तो देखिए नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया है और एक राज्य दिया है। तो यहाँ देखिए ए जो कोटा है, कोटा कहाँ पे है, राजस्थान में, आपको याद होगा। उसके बाद तारापुर की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, ये अभी हमने देखे थे। काकरापार गुजरात में है, और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे हमको बी नंबर का राइट आंसर दिखता है इसका, ठीक है। जो निम्नलिखित है युग में उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए केगा कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। रावत भाटा राजस्थान में, ये भी सही है। मुप्पांदल ये तमिलनाडु में है, परंतु डी एन्नौर मेघालय में नहीं है। तो ये डी जो है राइट आंसर है। और ये देखिए एन्नौर जो है तमिलनाडु में स्थित है, ना कि मेघालय में, ठीक है। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है। तो यहाँ देखिए हजीरा में भी है, तूतीकोरिन में भी है, थाल में भी, परंतु कलपक्कम में नहीं है। तो ए नंबर का राइट आंसर होगा। और आप बाकी चीज़ भी यहाँ देख सकते हैं, जैसे नांगल है पंजाब में, हजीरा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में, कोटा राजस्थान में, मानगुरु ये तेलंगाना में, तालचेर उड़ीसा में, थाल महाराष्ट्र में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से जो है किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है। तो किसके लिए सतारा प्रसिद्ध है, सतारा प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए, बी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे, देखिए गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई, ये तो सही है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, ये भी सही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, ये गलत है। भारत में ऊर्जा उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, ये सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सी नंबर का हमारा गलत है, बाकी सभी सही है। तो सी ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि कथन सही नहीं पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित है, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए
डी नंबर का हमारा राइट आंसर है एनएचपीसी। एनएचपीसी जो है विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। भूतापीय ऊर्जा पर जो है आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। बी नंबर का हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं भूतापीय संयंत्र में पूगा घाटी लद्दाख में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, सूरजकुंड झारखंड, तातापानी छत्तीसगढ़, तप्तपानी उड़ीसा, अनहोनी मध्य प्रदेश, नर्मदा में देखने को मिलेगा। इनमें से कौन जो है नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो नवीनीकृत संसाधन के रूप में आपको देखने को मिलेगा, देखिए नवीनीकृत संसाधन के रूप में आपको सूर्य की ऊर्जा देखने को मिलेगी। नवीनीकृत संसाधन के रूप में नहीं देखने, बाकी जल है, पृथ्वी की ऊर्जा ये देखने को मिलेगी। तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, जो कि नवीनीकृत संसाधन के रूप में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रोलियम है, ठीक है, जल विद्युत भी है, उसके अलावा बायोगैस नहीं है, प्राकृतिक गैस है। तो एक दो तीन, ये तीन तो नहीं, एक दो चार, एक दो चार आपको कहाँ दिख रहा है? ये देखिए बी में, मतलब ये बायोमास नहीं है, बाकी सभी है, एक दो चार, बी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ देखिए ज्वारीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा भी है, बायोगैस भी है, भूतापीय ऊर्जा सभी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था फ्रांस में, राइट आंसर ए है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ष गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई? तो ये की गई 1984, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है। प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे गेल के नाम से जाना जाता है, 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बीना तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश, डी नंबर का राइट आंसर। और ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में सागर जिले में बीना तहसील के आगाशोद में स्थित है। इसका निर्माण ओमान देश के सहयोग से किया गया। बीना तेल शोधन कारखाने का स्वामित्व व संचालन भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में है। पेट्रोलियम के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सही कथन का चुनाव करना। तो कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है, तो बिल्कुल सही है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, ये गलत है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 1956 में की गई थी, ये भी सही है। डिगबोई तेल शोधन कारखाना जो है क्षेत्र आधारित तथा बरौनी बाजार आधारित जो है तेल शोधन कारखाना है। तो यहाँ एक सही है, तीन सही है, चार सही है, दो गलत है। तो एक तीन चार आपको बी में देखने को मिलेगा, बी आपका राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ देखिए दूसरा कथन सही क्यों नहीं था? क्योंकि अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है, ना कि आग्नेय में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। फिर नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और आप देख सकते हैं सही कथन का यहाँ चुनाव करना है। तो यूरेनियम और थोरियम जो है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले खनिज है, बिल्कुल सही। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में नहीं पाए जाते, ये गलत है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की जो पुलिन बीच की बालू में मोनोजाइट और इल्मेनाइट में प्राप्त होता है, ये सही है। विश्व के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दूसरा और चौथा गलत है, पहला और तीसरा सही है। पहला तीसरा यानी कि सी नंबर का राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यूरेनियम जो है निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। और चौथे में अगर देखें तो देखिए विश्व के सबसे समृद्ध मोनोजाइट निक्षेप केरल के पालक्कड़ तथा कोलाम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा में महानदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई? तो ये देखने को मिलता है 1948, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में उस दिशा में जो है प्रगति 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई, जिसके बाद 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में जो है पुनः नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष एनटीपीसी की स्थापना की गई? तो एनटीपीसी की स्थापना आपको देखने को मिलती है 1975 में। ताप विद्युत को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई, जिसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम बोलते हैं, और विश्व बैंक के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये हमने देखें ऊर्जा से संबंधित कुछ यहाँ पे ऊर्जा संसाधन से संबंधित ओवरव्यू, और उससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन जो कि पिछले ईयर में भी आए हुए थे, और आगामी परीक्षाओं के संबंध में भी कुछ क्वेश्चन हमने देखे जो कि पूछे जा सकते हैं।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया समझ में, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। उसका आपको ज़रूर क्लियर किया जाएगा डाउट आने वाले जो क्लास है उसमें। और टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारे जो भी मटेरियल है, सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में मिलती है। और यदि नहीं मिल पाती तो आप सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में मिलेगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी, और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी, और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर्स की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 माह से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 माह से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट।